हेलो स्टूडेंट्स, ये बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास है। इसमें हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, मृदा एवं फसलें। इससे पहले आपको वीडियो मिले होंगे, उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था पृथ्वी और आकाश। ये सेकंड चैप्टर है, मृदा एवं फसलें। सबसे पहले बात करते हैं फसलें। फसलें क्या है? एक साथ एक ही स्थान पर उगाए जाने वाली एक ही जाति के पौधों के समूह फसल कहलाते हैं। मतलब एक ही स्थान पर एक ही जाति के पौधों के समूह जब उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाते हैं। फसल का तात्पर्य भूमि में कृषि से उत्पन्न पौधों से है, जिनका उत्पाद बीज, जड़, तना, रेशा आदि रूप में हो सकता है। अब फसलें दो तरीके की बताई हैं, कृषि उपज वाली फसलें और बागवानी फसलें। कृषि उपज वाली और बागवानी। अब कृषि उपज वाली फसलें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वही पढ़ोगे आप। कृषि उपज वाली फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ फसलें और रबी फसलें और जायद फसलें। सबसे पहले खरीफ फसलें, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास, जूट आदि। यह फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। अब बात करते हैं रबी की फसलें। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, मेथी, बरसीन, आलू आदि। ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। अब बात करते हैं जायद की फसलें क्या होती हैं। गर्मी के दिनों में जून तक खरबूज, तरबूज, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद कहते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें क्लियर हुई। ठीक, तो खरीफ फसलें क्या है? हमारी जून जुलाई में बोई जाती हैं। रबी हमारी अक्टूबर से दिसंबर में, और जायद फसलें ये भी गर्मी के दिनों में जून जुलाई में ही बोई जाती हैं। ठीक है, इनकी फसलें याद कर लेना कौन कौन सी हैं सबकी। खरीफ फसलें हमने बताई थी आपको, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, ढेंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास, जूट। और रबी की गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, मेथी, बरसीन, आलू। और जायद की हमने बताई हैं लौकी, तरबूज, करेला, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र क्या है? डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि फसल चक्र क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार बोया जाना चाहिए जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, फसल चक्र कहलाता है। मतलब फसल बोने का ऐसा क्रम बनाया जाए जिससे जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो ये फसल चक्र या फसलों का बोना कहलाता है। ठीक है, जो उसका निर्धारित समय है उस समय पर उसको बोया जाए। और अब बात करते हैं फसल भंडारण। फसल भंडारण क्या है? फसल उत्पाद के पश्चात उसके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, फसल अच्छी तरह से काट ली गई है, लेकिन उसका भंडारण भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो सही रहेगी। ठीक है, तो भंडारण, फसल उत्पादन के पश्चात उसके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। वैज्ञानिक ढंग से फसलों का भंडारण करने के लिए सर्वप्रथम फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसके मुख्यतः दो कारक, एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। मतलब फसल को, जो हमारा फसल है जैसे गेहूं, बाजरा, ये सब फसल जो आई हैं हमारी, उनको कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, तो हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि उनको कैसे नष्ट किया जाए, ये हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए सबसे पहले दो कारक इन्होंने बताए हैं कि कौन कौन हमारी फसल को नष्ट कर सकता है, हमारे फसल भंडारण में उसको खतरा या नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक कारक कौन कौन से हैं जो हमारे फसल भंडारण में फसल को हमारी नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले जैसे चूहे हैं, पक्षी हैं, कीट है, सूक्ष्मजीव हैं आदि जैविक कारक भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो सब जानते ही होंगे अपने घरों में, तो हम कैसे उनको सुरक्षित रखते हैं। अब बात करते हैं अजैविक कारक। अजैविक कारक में क्या है? तापमान, नमी आदि भंडारण के दौरान ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशी तथा चूहे भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनको उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अजैविक कारक में हमारे तापमान, नमी ये सब आ जाते हैं, और जैविक कारक में हमारे चूहे, पक्षी, कीट व सूक्ष्मजीव आ जाते हैं। अब भंडारण की विधियां कौन कौन सी हैं? सूक्ष्म विधि और आर्द्र विधि। शुष्क विधि और आर्द्र विधि। शुष्क विधि का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अनाज व इसके उत्पादों के लिए। और आर्द्र विधि का हम फसलों, सब्जियों आदि के लिए। ठीक है, तो अनाज वगैरह उनको हम ऐसी सूखी जगह पर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि नमी वाली जगह पर उनको नुकसान पहुंच सकता है।
और लेकिन आर्द्र विधि हमारी फलों और सब्जियों के लिए, ठीक है, इससे वो सुरक्षित रहें, ऐसी जगह पर उनका भंडारण किया जाता है। अब बात करते हैं मृदा क्या होती है। मृदा, सॉइल, मिट्टी। पृथ्वी सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मृदा जो होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि पौधों के उगने के लिए प्राथमिक माध्यम होती है, ठीक है। तो मृदा क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जहाँ पर हमारे पौधे उगाए जाते हैं। अब मृदा के प्रकार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है मृदा के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं मृदा, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है, ठीक है, तथा इनके कणों के बीच में वायु अधिक होती है, अतः ये मिट्टी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। जब इसमें पानी नहीं रुकेगा तो हमारा पौधा कैसे इसमें मतलब लगेगा, ठीक है। तो बलुई मिट्टी जो है वो हमारे पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी क्या होती है, क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी के जो कण हैं वो अत्यंत बारीक होते हैं, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी भी कम उपयोगी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोमट मिट्टी क्या होती है। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी, यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूँ, चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर गेहूँ, चावल, गन्ना ये सब फसलें ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी जो है यह काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूँ आदि की फसल उगाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें फसलें भी अच्छी होती हैं। अब बात करते हैं लाल मिट्टी। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर इसमें उर्वरक वगैरह सही मात्रा में दिए जाएं तो हम इसमें भी फसल उगा सकते हैं या फसल लगा सकते हैं अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं बलुई दोमट मिट्टी। यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का मिश्रण है। मतलब देखो इसका नाम भी तो है बलुई दोमट मिट्टी, तो ये बलुई और दोमट मिट्टी इन दोनों का मिश्रण है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। सैंडी लोमी सॉइल। अब बात करते हैं पथरीली मिट्टी की, रॉकी सॉइल। रॉकी सॉइल क्या है, यह मिट्टी प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। यह कृषि के लिए अयोग्य है। इस मिट्टी का उपयोग चारागाह बनाने तथा जंगली लकड़ी के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने सारी मिट्टियाँ पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है आपका मृदा एवं फसलें, सेकंड चैप्टर है मृदा एवं फसलें, ये क्लियर हुआ है। अब जो बचे हुए टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे।